सो वेलकम अगेन। आज हम बात करेंगे कि जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी होता है उसका जो मैकेनिकल एनर्जी होता है, मतलब सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ओके, तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी क्या है। तो चैप्टर 3 में हमें पता है कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी वो है जिसमें ग्रेविटी के अलावा और कोई भी फोर्स लागू या फिर कोई भी फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई या फिर एक्सर्ट नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हमें अभी क्वेश्चन लिखना पड़ेगा कि शो दैट द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ a falling freely falling body is constant। एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी का जो मैकेनिकल एनर्जी होता है वो कांस्टेंट होता है। सो फॉर दैट वी हैव टू ड्रॉ ए डायग्राम। सबसे पहले आपको एक राउंड सा ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है, ठीक है, सेम ऑब्जेक्ट, इसको आपको एकदम करेक्ट लाइन में ड्रॉ करते जाना है। ड्रॉ करते करते यहाँ पर इसको अच्छा हो गया। इसके बाद अभी ये जो थर्ड वाला है, ये वाला थर्ड, इसको आपको ग्राउंड लेवल से लगा कर नहीं, थोड़ा सा डिस्टेंस में आपको ड्रॉ करना है, ठीक है, लाइक दिस। ओके, थोड़ा सा डिस्टेंस में आपको इसको ड्रॉ कर लेना है। एंड बी केयरफुल कि आपको इस ऑब्जेक्ट के साथ जो ग्राउंड का लेवल है उसको टच नहीं करवाना है। ऐसे थोड़ा सा गैप जो है आपको रखना है दोनों के बीच में, देख सकते हो थोड़ा गैप है दोनों के बीच में। ओके, सो तो ये है एक ऑब्जेक्ट जो भी इस तरह फ्रीली फॉल कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट को मान लीजिए ए है, ये वाला पॉइंट है बी और ये वाला पॉइंट है सी। ओके, और यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 0, बिकॉज हमने ड्रॉप किया है। और हम जब भी कोई ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है, बिकॉज हम उसको पकड़ के रखते हैं। हम उसको हाथों से या फिर किसी भी एक मशीन से, मशीन के क्रेन से जो है या फिर हुक के द्वारा हम इसको पहले रोक के रखते हैं, फिर इसको छोड़ते हैं। और जब हम छोड़ते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है, फिर जाके इसका फाइनल वेलोसिटी हमें मिलता है जो 0 नहीं होता। ओके, और जब हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं वर्टिकली अपवर्ड्स तो इसका ऑपोजिट होता है। कैसा ऑपोजिट? कि फाइनल वेलोसिटी 0 होता है और इनिशियल वेलोसिटी होता है मैक्सिमम। ओके, तो अभी इसमें तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लेकिन यहाँ पर इसका वेलोसिटी होता है, ओके, इसमें इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी होता है v1 हम मान लेते हैं, और इसमें इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी होता है v2 मतलब बिफोर टचिंग द ग्राउंड। ओके, तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है ऑब्जेक्ट का, यहाँ से यहाँ से यहाँ तक जो ऑब्जेक्ट का हाइट है वो h मान लीजिए। ओके, तो द फुल हाइट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, इतना तक, मतलब ग्राउंड लेवल को टच करने से पहले या फिर ग्राउंड से, ओके, ग्राउंड लेवल से नहीं, ग्राउंड, इतना ग्राउंड लेवल से इस वाले लेवल तक हाइट है h। तो हमने अभी क्या किया कि इस वाले ऑब्जेक्ट से, मीन्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, हमने ए जो हाइट है इसको हमने x पकड़ लिया। ओके, लेट इट बी x।
ओके, तो अभी मुझे बताओ, अगर ये यहाँ से यहाँ वाला पार्ट x है और ये पूरा वाला h है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? तो आप बोलोगे सिंपल है, h माइनस एक्स। तो h माइनस एक्स होगा यहाँ से यहाँ तक। ओके, ठीक है। अभी हम लिखेंगे एट पॉइंट ए में ऑब्जेक्ट का टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना है वो पहले हम निकालेंगे, फिर पॉइंट बी में, फिर पॉइंट सी में। ओके, एट पॉइंट ए काइनेटिक एनर्जी कितना है बताओ? अब आप बोलोगे काइनेटिक एनर्जी जो है वो है हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी क्या है? ज़ीरो, तो हाफ एम यू स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, वेलोसिटी को हम यू भी लिख सकते हैं। तो हाफ एम इंटू यू कितना है? ज़ीरो स्क्वायर, मतलब कितना हो गया? टोटल पूरा ही ज़ीरो हो गया। ओके, तो यू यहाँ पर ज़ीरो था, ज़ीरो पुट किया, ज़ीरो पुट करने से पूरा वैल्यू ही कितना हो गया? ज़ीरो। तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो, ठीक है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? पोटेंशियल एनर्जी होगा एम जी एच। एम जी एच, हाइट है एच, इसलिए एम जी एच। ओके, अभी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना होगा? टोटल मैकेनिकल एनर्जी ये होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जो कि काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है और पोटेंशियल एनर्जी है एम जी एच, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है एम जी एच। तो मैंने आपको बोला था कि जब कोई ऑब्जेक्ट इतने हाइट पर होगा और वो रुकी हुई होगी हमारे हाथों में और वो ग्राउंड लेवल से कुछ डिस्टेंस में होगी, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होता है मैक्सिमम, और जब हम इसको छोड़ देंगे मतलब नीचे ये गिरता जाएगा तब इसका पोटेंशियल एनर्जी घटता जाता है और काइनेटिक एनर्जी हो जाता है, मतलब बढ़ता जाता है। और काइनेटिक एनर्जी बिफोर टचिंग द ग्राउंड, मतलब इस लेवल पर, देखो अभी भी ग्राउंड को टच नहीं किया, इस लेवल पर इसका काइनेटिक एनर्जी होता है मैक्सिमम। ओके, मैंने बोला था आपको पिछले वीडियो में। तो अभी इसका टोटल मैकेनिकल एनर्जी मिल चुका है एट पॉइंट ए। इस वाले पॉइंट पर इसका टोटल मैकेनिकल एनर्जी है सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, मतलब एम जी एच। अभी पॉइंट ए हो गया, अभी पॉइंट बी पर कितना है देख लेते हैं। एट पॉइंट बी में पोटेंशियल एनर्जी नहीं, पहले काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी कितना है? ओके, सो काइनेटिक एनर्जी जो है, वेट, पहले हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कितना है? पोटेंशियल एनर्जी है एम जी इंटू एच माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि देखो ये पॉइंट बी है, मतलब ये वाला पॉइंट है यहाँ से। ओके, तो इस वाले ऑब्जेक्ट का यहाँ से ग्राउंड लेवल के बीच में डिस्टेंस कितना है? हमने कितना लेट किया था? एच माइनस एक्स, इसलिए एम जी एच माइनस एक्स हुआ। लेकिन पॉइंट ए जो था उसका हाइट यहाँ से ग्राउंड लेवल से इतना, ग्राउंड लेवल से इसका हाइट जो था वो एच था, इसलिए हमने यहाँ पर एच यूज़ किया। लेकिन इस वाले ऑब्जेक्ट का हाइट जो है ग्राउंड लेवल से एच माइनस एक्स है, इसलिए हमने यहाँ पर एच माइनस एक्स यूज़ किया। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे तो एम जी एच माइनस एम जी एक्स। ओके, फिर हमें पता है यूजिंग वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, हम ये यूज़ करेंगे भी। कैसे? इट इम्प्लाइज भी स्क्वायर। तो देखो भी को हम यहाँ पर क्या दिया था? हमने v1 दिया था इस वाले वेलोसिटी को, इस वाले ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है इस तरफ जा रहा है, ऑब्जेक्ट गिर रहा है, उसका वेलोसिटी को हमने v1 पकड़ा था। तो v के जगह पर हम लिखेंगे v1 स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना है? इनिशियल वेलोसिटी है ज़ीरो स्क्वायर। हाउ? बिकॉज ऑब्जेक्ट जो था यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो था ऑब्जेक्ट का, ठीक है। फिर जाके हमने इसको छोड़ा तब इसका वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v1 हुआ। ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, तो ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, हाइट है वेट, हाइट की ज़रूरत नहीं है अभी, वेलोसिटी है v1 और जो s है वो है x। कैसे? क्योंकि देखो यहाँ पर डिस्टेंस कितना उसने ट्रैवल किया है, कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है? यहाँ से ऑब्जेक्ट
को छोड़ा गया और ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पर है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, x। डिस्टेंस ट्रेवल करना और हाइट कितना है ग्राउंड से, वो दोनों अलग अलग है। फिर से समझो, देखो अगर मैं बोलूँ कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है ग्राउंड लेवल से, तो ग्राउंड लेवल है ये, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है, आपको दिख रहा होगा ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, ये होगा, मतलब h माइनस एक्स, यहाँ से यहाँ तक। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि ऑब्जेक्ट ने पॉइंट ए से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है पॉइंट बी में जाने के लिए, तो वो क्या होगा, क्या वो ग्राउंड से हाइट, वो क्या ग्राउंड लेवल से हाइट होगा, नहीं, वो होगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट, जो कि है एक्स। मतलब सिंपल भाषा में बोलूँ तो ए से बी का दूरी कितना है दोनों के बीच में, वही है ऑब्जेक्ट, वही डिस्टेंस ट्रेवल किया है ऑब्जेक्ट ने ताकि वो ए से बी तक पहुंच सके। तो उसने हमने उस डिस्टेंस को हमने एक्स पकड़ा था, तो डिस्टेंस हो गया एस इक्वल टू एक्स, ओके। और एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बिकॉज ऑब्जेक्ट पर, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट पर क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, किसके लिए, ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। इसमें देखो ये ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फिर भी इसके अंदर मतलब इस पर एक एक्सेलरेशन जो है लागू हो रहा है कॉन्स्टेंटली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर चला गया है तो इसमें एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, ऑब्जेक्ट किसी भी स्टेट में हो, हवा में झूल रहा हो, हवा में तैर रहा हो, या फिर ऑब्जेक्ट हवा में उछल रहा हो, तब भी अर्थ क्या कर रहा है, उसको कॉन्स्टेंटली अपनी तरफ खींचा जा रहा है। और जब ये कॉन्स्टेंटली अपनी तरफ खींच जा रहा है मतलब क्या, इसको कॉन्स्टेंटली फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, तो फोर्स लग रहा है इसलिए एक्सेलरेशन भी लग रहा है जो कि इक्वल टू जी, ओके। सो एक्सेलरेशन इक्वल टू जी, तो यहाँ पर 2gx लिख सकते हैं क्योंकि a इक्वल टू जी एंड s इक्वल टू एक्स, ओके। तो यहाँ से v1 स्क्वायर इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2gx कैंसिल नहीं, मतलब जीरो का तो वैल्यू नहीं है तो ये वाला पूरा हट जाएगा, ओके। तो v1 स्क्वायर इक्वल टू 2gx। अभी पोटेंशियल एनर्जी हो चुका है, पोटेंशियल एनर्जी हमें मिल चुका है इतना, ओके। अभी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम v1 स्क्वायर। क्यों v1 स्क्वायर भाई, बिकॉज इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी को हमने कितना लेट किया था, v1, तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना होगा, v1 स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर v1 स्क्वायर का वैल्यू जो है वो किसके साथ इक्वल है, 2gx के साथ, तो व्हाट कैन वी राइट, हाफ m इंटू 2gx, 2 और 2 कैंसिल हो गया तो कितना मिला, mgx मिला। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में मिल चुका है। सो व्हाट इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी के साथ प्लस करो, पोटेंशियल एनर्जी कितना है, mgh माइनस mgx, और काइनेटिक एनर्जी कितना है, ओनली mgx, ये माइनस में है या प्लस में है, कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में क्या बचा, mgh। तो पॉइंट ए में भी हमें टोटल मैकेनिकल एनर्जी mgh मिला, सिमिलरली पॉइंट बी में भी हमें टोटल मैकेनिकल एनर्जी mgh मिला, ठीक है, दोनों ही सेम मिले। लेकिन इसको और प्रूफ के और प्रूफ नहीं, और भी जस्टिफाई करने के लिए इसको हम अभी पॉइंट सी में इसका वेलोसिटी कितना है, मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना है, वो हम निकालेंगे। और अगर वो भी सेम आया तो ये प्रूफ हो चुका है कि उन फ्रीली फॉलिंग बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहता है। तो ये हो गया पॉइंट बी में। नाउ पॉइंट सी, पॉइंट सी तो देखो पॉइंट सी मतलब ये वाला पॉइंट। अभी देखो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसका जो हाइट है ग्राउंड लेवल से वो 10 to 0 है, 10 to 0। वाई 10 to 0, बिकॉज इतना नेग्लिजिबल अमाउंट है इसका हाइट कि इसको हम 0 पकड़ सकते हैं, बिकॉज ये ग्राउंड को टच करने ही वाला है, करने ही वाला है।
ओके, मतलब इट इज़ नियरर टू ज़ीरो, टेंड टू ज़ीरो। इसीलिए सी का जो हाइट है ग्राउंड लेवल से, मतलब एज जो है वो हमें ज़ीरो पकड़ना पड़ेगा, बिकॉज इसका जो देख सको डिस्टेंस बहुत कम है, बहुत कम, बहुत कम है। ओके, इसलिए हम इसको ज़ीरो पकड़ेंगे, टेंड टू ज़ीरो। ओके, तो एट पॉइंट सी पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, mgh। ठीक है, अभी एज कितना है, एज हियर एज इक्वल टू ज़ीरो। क्यों ज़ीरो, बिकॉज ग्राउंड से इसका डिस्टेंस जीरो के बराबर है, देख सकते हो बहुत कम डिस्टेंस है। ओके, इसलिए हमने एज को ज़ीरो माना है। ओके, सो एम जी इंटू ज़ीरो मतलब पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है ज़ीरो। अभी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, लेकिन उससे काइनेटिक एनर्जी को निकालने के लिए सबसे पहले हमें यूज़ करना पड़ेगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as अगेन। यहाँ पर v स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पर v स्क्वायर होगा v2 स्क्वायर। ठीक है, हमने लेट किया था कि इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जो है वो v2 स्क्वायर है। ओके, मैंने आपको बताया है पहले। सो v2 स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है ऑब्जेक्ट का, तो आप बोलोगे भाई इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, बिकॉज हमने इसको ड्रॉप किया था। तो ड्रॉप करने से पहले हमने इसको होल्ड करके रखा था, या फिर किसी मशीन के यूज़ से हमने इसको एक जगह पर रेस्ट में रखा था, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है। तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो स्क्वायर इक्वल टू 2g। अभी देखो यहाँ पर वेलोसिटी तो v2 है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो ए एक्सेलरेशन जो है वो इक्वल टू जी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन यहाँ पर s जो है वो h है। कैसे, देखो यहाँ पर हम इसको जी एच लिखेंगे। ओके, नाउ सी कैसे हुआ, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, यहाँ पर है, मतलब इस पॉइंट पर है। ओके, ए से सी तक का डिस्टेंस कितना है, तो आप बोलोगे एच। ओके, ए से इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक डिस्टेंस कितना है, एच। ठीक है, अभी आप बोल सकते हो कि मैं तो बी से सी तक का डिस्टेंस भी ले सकता था, मैंने ए से सी तक का डिस्टेंस ही क्यों लिया। ठीक है, तो अगर आप बी से सी तक का डिस्टेंस लेना चाहते हो तब भी आप ले सकते हो, बट दैट प्रोसीजर इज़ मच कॉम्प्लिकेटेड, वो थोड़ा लेंदी हो जाता है और कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसलिए सिंपली ए से सी का डिस्टेंस को मेजर किया गया है, जो कि सिंपली एच हो जाता है, और कोई कॉम्प्लिकेटेड वाली बात होता ही नहीं है। लेकिन अगर आप बी से सी तक का डिस्टेंस निकालना चाहोगे तो वो हो जाएगा कॉम्प्लिकेटेड और लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने ए से सी तक का डिस्टेंस लिया है जो कि एच है। ओके, सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए टू सी वो होगा एच, एंड डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल दैट इज हाइट फ्रॉम हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट वो होगा ज़ीरो, बिकॉज जो हाइट है इस ऑब्जेक्ट का ग्राउंड लेवल से वो लगभग ज़ीरो है, इसलिए हमने इसको ज़ीरो पकड़ा है। तो यहाँ पर हो जाएगा v2 स्क्वायर इक्वल टू 2gh। नाउ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ m, वेलोसिटी कितना है v2 स्क्वायर, लेकिन v2 स्क्वायर का वैल्यू कितना है 2gh, सो हाफ m इंटू 2gh, 2 और 2 कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू mgh। तो अभी टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो और काइनेटिक एनर्जी हमें मिला mgh इक्वल टू mgh। टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या हो गया, mgh। अभी क्या करेंगे, अभी सबसे पहले ये वाला फर्स्ट इक्वेशन टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ये वाला सेकंड इक्वेशन और ये वाला थर्ड इक्वेशन। फ्रॉम ऑल these equations, from equation 1 to 3, it is clear that the total mechanical energy of
of a freely falling body remains constant। तो ये प्रूव हो चुका है कि एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी का जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होता है वो कितना होता है, कांस्टेंट होता है। ओके, ये हमने प्रूव भी कर दिया है, एज यू कैन सी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। क्या टॉपिक है? पेंडुलम वाला टॉपिक। अब ये पेंडुलम वाला टॉपिक क्या कहता है देखते हैं। तो मैं बोला था कि पेंडुलम वाला जो है वो मैं बताऊंगा आपको। तो इसे करने के लिए हमें सबसे पहले पेंडुलम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं एक पेंडुलम ड्रॉ कर देता हूँ, एकदम मिडल से यहाँ से। ओके, फिर यहाँ से ये है हमारा जो बॉब, इसे बोलते हैं बॉब। फिर इस लेवल से यहाँ तक एक और यहाँ तक एक। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया। फिर यहाँ से यहाँ तक हो गया, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक। ओके, हो गया। तो इसको थोड़ा सा और नीचे ले जाऊंगा मैं, सो दैट इट इज़ कम्प्लीटली सेपरेटेड। ओके, इसको और नीचे ले सकता हूँ मैं, बिकॉज इसको थोड़ा हाइट पे दिखाना पड़ेगा। हाँ, तो ये है पेंडुलम। ठीक है, पेंडुलम हमने क्लास 5 या फिर 6 में थोड़ा बहुत इसके बारे में हमने जाना था। इसको एक फिक्स्ड पॉइंट से मतलब जॉइन कर दिया जाता है, फिर एक स्ट्रिंग की मदद से एक छोटे मेटल बॉल को, जिसे हम बॉब बोलते हैं, इसको एक इस वाले पॉइंट से या फिर इस वाले पॉइंट से छोड़ा जाता है। ओके, कभी कभी इसको इस मीन पोजीशन से भी छोड़ा जाता है। इस वाले पोजीशन से इसको इस तरफ धक्का दिया जाता है या फिर इस तरफ धक्का दिया जा सकता है। तो let this position be O, and this position be A and this position be B। O जो है, O है मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। A और B दोनों ही हैं एक्सट्रीम पोजीशंस। इन्हें बोला जाता है एक्सट्रीम पोजीशन। ओके, तो अभी पेंडुलम जो है उसमें भी हमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है देखने को मिलता है, या फिर कह सकते हो कि इस वाले जो पेंडुलम में टोटल मैकेनिकल एनर्जी वर्क करता है, और इसमें भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होता है। ओके, तो देखो कैसे होता है कि पहले इसको मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, फिर मैं लिखूँगा। जब वो पेंडुलम ऑसिलेट करता है, ऑसिलेट मतलब वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट मतलब एक बार इस तरफ एक बार इस तरफ, फिर से इस तरफ फिर से इस तरफ, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो, और यू कैन से बैक एंड फोर्थ। लिख देता हूँ, टू एंड फ्रो मोशन या फिर बैक एंड फोर्थ
मोशन, ठीक है। इन दोनों का मतलब ही है वाइब्रेशन या फिर ऑसिलेशन, वाइब्रेशन या फिर ऑसिलेशन, ओके। और पेंडुलम का जो मोशन है, पेंडुलम का मोशन, पेंड्यूलम, पेंड्यूलम का जो मोशन है उसे कहा जाता है पीरियोडिक मोशन, ओके। तो जब एक ऑब्जेक्ट, सॉरी, जब एक पेंडुलम ऑसिलेट या फिर वाइब्रेट करता है तो जो बॉब है, इसे हम बोलते हैं बॉब, ये जो बॉल है, छोटा सा मेटल बॉल, इसे बॉब कहा जाता है। जो एक्स का जो एक्सट्रीम एंड है, जो कि है बी और ए, ये दोनों है इसके एक्सट्रीम एंड, ओके। एक्सट्रीम एंड में बॉब का जो एनर्जी रहता है बॉब में, वो होता है पोटेंशियल एनर्जी, ओके। और जब ये धीरे धीरे अपने एक्सट्रीम एंड, मतलब बी और ए दोनों में से किसी भी एक पोजीशन से धीरे धीरे अपने मीन पोजीशन में आता है, मतलब ओ में आता है, ठीक है। सो धीरे धीरे जब वो आता जाता है ओ में, तब धीरे धीरे उसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता जाता है और उसका काइनेटिक एनर्जी हो जाता है इंक्रीज, मतलब इंक्रीज होता जाता है, एक डिक्रीज होता जाता है और दूसरा इंक्रीज होता जाता है, ओके। और जब ये पॉइंट ओ में आ जाएगा एकदम परफेक्टली, तब इसमें काइनेटिक एनर्जी होता है मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी होता है 0, ओके। फिर अभी मेन पोजीशन में आकर ये रुकता नहीं है, ठीक है। कभी कभी रुकता है, कभी कभी नहीं रुकता, एक्चुअली कभी रुकता ही नहीं है एक्चुअली, ठीक है। तो ऐसे आते आते काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर आके काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गया, फिर यहाँ पर रुकता नहीं है, थोड़े मोमेंट के लिए भी ये नहीं रुकता, ठीक है। फिर यहाँ से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, फिर अचानक अचानक जाते जाते काइनेटिक एनर्जी कमता गया, फिर यहाँ पर आने के बाद पोटेंशियल एनर्जी ने अपना कब्जा ले लिया और यह हो जाता है मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी हो जाता है 0, ओके। बिकॉज इन दो पोजीशन में ही बॉब जो है उसका वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाता है फॉर ए मोमेंट, मे बी 1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, ठीक है। लेकिन कुछ पल के लिए इसका वेलोसिटी हो जाता है 0। तो हाफ एम भी स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम इंटू 0 स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब काइनेटिक एनर्जी हो जाता है 0। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है, कैसे बढ़ता है? मान लीजिए ये एक लेवल है, ठीक है। एक इमेजिनरी लाइन इमेजिन कीजिए, क्या बोल रहा हूँ मैं, इमेजिनरी लाइन को इमेजिन करने के लिए बोल रहा हूँ, ओके। जोक्स अपार्ट, इमेजिनरी लाइन को इमेजिन कीजिए तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो बॉब है और यहाँ पर जो बॉब है सेम बॉब है, ओके। लेकिन दोनों के बीच में कुछ हाइट है, जी हाँ, ज़रूर हाइट है दोनों के बीच में। कुछ पल देख सकते हो, कुछ पल का फासला है इन दोनों के बीच में, कुछ दूरी है इन दोनों के बीच में। इस वाले पॉइंट से देखो, दोनों पॉइंट देख सकते हो आप, ठीक है। वेट, ऐसे दिखाता हूँ, देखो दोनों के बीच में कुछ फासला ज़रूर है, ओके। और आपको पता होगा जितना ज़्यादा हाइट गेन करता है एक ऑब्जेक्ट, उतना ज़्यादा ही इसका क्या बढ़ जाता है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाता है। तो क्या इस बॉब ने यहाँ पर हाइट गेन किया है? तो आप बोलोगे भाई जी हाँ, देख सकते हो ये इस वाले पॉइंट से, इसने इस वाले पॉइंट तक गया ये बॉब, तो इसने कुछ हाइट गेन किया है। और हाइट गेन किया है मतलब क्या, इस ऑब्जेक्ट ने पोटेंशियल एनर्जी गेन कर लिया, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि भाई हाँ ठीक है, इसने एक्सट्रीम पोजीशन में, इन दोनों एक्सट्रीम पोजीशन में इसका पोटेंशियल एनर्जी हाई होता है, मैक्सिमम होता है। अभी देखो धीरे धीरे इसका हाइट क्या हो जाता है, फिर डिक्रीज होता जाता है इसमें, फिर यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर आएगा हाइट, फिर ऐसे ऐसे करते 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 यहाँ पर आ जाएगा। तो हाइट कमते कमते यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर हाइट हो जाता है 0, ठीक है।
इफ़ यू इमेजिन यहाँ पर एक लाइन इमेजिन करोगे तो यहाँ से इस वाले ऑब्जेक्ट का दूरी कितना है, 0। ओके, हाइट 0, mg इंटू 0, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है 0। ओके, हाइट इज़ 0। तो अभी सोचने वाली बात ये है कि क्या पेंडुलम का मोशन कांस्टेंट है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी मोशन ही टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है या फिर नहीं। तो आपका क्वेश्चन जो है वो एकदम जस्टिफाइड है और आपका आंसर जो होगा वो भी जस्टिफाइड होगा, लेकिन 2 केसेस में। व्हाट आर दोस केसेस? पहला केस ये है कि अगर एयर रेजिस्टेंस होता है तब टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कांस्टेंट नहीं रह पाएगा। लेकिन अगर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहना है तब क्या करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन अभी आता है। ओके, कांस्टेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कांस्टेंट करने के लिए हमें चाहिए होगा वैक्यूम चैम्बर। वैक्यूम चैम्बर में अगर आप एक पेंडुलम को, ठीक है, एक पेंडुलम को आप अपने एक्सट्रीम पोजीशन से छोड़ देते हो तो इटर्निटी तक, इटर्निटी मीन्स यू हैव वॉच्ड द मूवी इटर्नल्स, तो इटर्निटी तक ये पेंडुलम ऐसे ही ऑसिलेट करता रहेगा। मतलब इस एक बार इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर से इधर जाएगा, इधर ऐसे करते 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 ये अपने पीरियोडिक मोशन में ही रहेगा। ठीक है, जैसे कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, वैसे ही ये पेंडुलम भी क्या करेगा, मोशन में रहेगा। मोशन में रहेगा, क्योंकि जब तक इसमें कोई भी फोर्स, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लागू नहीं हो जाता तब तक ये मतलब इसके मोशन के स्टेट में किसी भी प्रकार का चेंज हमें नहीं देखने को मिलेगा। जैसे न्यूटन ने कहा, मान लीजिए मेरे सामने भी एक किताब है, वो टेबल पर रेस्ट में है इन रेस्पेक्ट ऑफ मी, विद रेस्पेक्ट टू मी और विद रेस्पेक्ट टू माई आइज और माई ब्रेन, क्योंकि सिर्फ आँखें होने से नहीं होगा, आँखें होने से सिर्फ नहीं होगा, ब्रेन भी होना चाहिए। एक्चुअली सब कुछ ही होना चाहिए। तो जोक्स अपार्ट, अभी हम रेस्ट में है एक किताब मेरे सामने, तो ये रेस्ट में ही रहेगा अगर मैं इसको धक्का ना दूँ या फिर इसको खींचूँ ना। अगर मैं इसको ना ही खींचता हूँ ना ही धक्का देता हूँ तो ये अपने जगह में ही रहेगा। वैसे ही अगर मैं पेंडुलम को इंटरफेयर नहीं करता हूँ इसके पीरियोडिक मोशन में तो ये अपने ही धुन में रहेगा, मतलब पीरियोडिक मोशन में रहेगा। अभी ये धुन को बिगाड़ने वाले कौन हैं? ठीक है ना, ऐसे तो आपके क्वेश्चन आ सकता है कि भाई कांस्टेंट क्यों नहीं रहता एयर में, नॉर्मल एयर में। तो नॉर्मल एयर में इनका जो धुन बिगाड़ने वाला है वो है एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस के बारे में आपने जाना है, आपने जान लिया है ग्रेविटेशन में कि ये वो लोग हैं, लोग नहीं कह सकते, ये वो प्राणी हैं, प्राणी भी नहीं कह सकते इसको, ये वो क्या बोलूँ इसको मैं, ये वो शख्स हैं जो हमेशा लोगों को रोकते रहते हैं। तो ये वो शख्स है जो हमेशा सबको रोकता रहता है। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट अगर गिरता है किसी हाइट से तो उसका वेलोसिटी को रोकने का काम भी शख्स का ही है। वैसे ही जैसे कि फ्रिक्शन का काम है, ठीक है, तो ये एयर रेजिस्टेंस की वजह से जो वेलोसिटी होते हैं ना इसके, ये चेंज हो जाता है, मतलब कांस्टेंट नहीं रह पाता। मतलब मान लीजिए इस यहाँ से इसका वेलोसिटी था कुछ, यहाँ से फिर इसका था, लेकिन वेलोसिटी के अप डाउन के वजह से टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहता। ओके, तो अगर वैक्यूम में हम इसको करते हैं तो ये हमेशा के लिए ऐसे ही ऑसिलेट करता रहेगा। लेकिन अगर हम इसको एयर रेजिस्टेंस में करेंगे तो एयर रेजिस्टेंस के
पार्टिकल्स मतलब एयर के पार्टिकल्स इसको रोक लेंगे, मतलब फोर्स अप्लाई करेंगे जिससे ये रुक जाएगा। ओके, इसीलिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट नहीं रह पाएगा तब, बिकॉज रुक जाएगा। सो अभी हमें लिखना पड़ेगा when the pendulum oscillates, the energy of the bob, तो इस वाले ऑब्जेक्ट को बोला जाता है बॉब। The energy of the bob at an extreme end is potential energy. Okay, when it moves towards the mean position, the potential energy decreases and converts into kinetic energy. इसके बाद the total mechanical energy at all points remains the same if resistance forces like air resistance are absent, मतलब वैक्यूम में। ओके, तो जब एक पेंडुलम ऑसिलेट करता है, इसका जो एनर्जी होता है बॉब का, मतलब जो स्मॉल मेटेलिक बॉल, उसका एक्सट्रीम एंड में उसका पोटेंशियल एनर्जी होता है, और जब वो मीन पोजीशन की तरफ जाता रहता है, मूव करता रहता है, उसका पोटेंशियल एनर्जी कमता रहता है, मतलब डिक्रीज होता रहता है और कन्वर्ट होता रहता है काइनेटिक एनर्जी में। क्योंकि हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हमने पढ़ा था कि इस लॉ के अनुसार कोई भी ऑब्जेक्ट को हम ना कोई भी एनर्जी को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो बस अपने फॉर्म उसे हम सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी, फिर लाइट एनर्जी, मास एनर्जी, ऐसे करते करके एनर्जी का फॉर्म चेंज होता रहता है, बट एनर्जी क्रिएट नहीं होता, नाइदर ये डिस्ट्रॉय होता है। ओके, अच्छा, तो द टोटल मैकेनिकल एनर्जी at all points it remains the same if resistance forces are तो हर एक पॉइंट पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहता है अगर रेजिस्टेंस फोर्सेस, मतलब एयर रेजिस्टेंस जैसे फोर्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, तब जाके होता है। अगर एयर रेजिस्टेंस होगा प्रेजेंट रहता है तब ये नहीं होगा। मतलब अगर इस पॉइंट पर भी ऐसे जा रहा है ऑब्जेक्ट, बॉब, इस वाले पॉइंट में भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होगा, इस वाले पॉइंट में भी होगा, इस वाले पॉइंट में होगा, इनफैक्ट इस वाले पॉइंट में भी होगा, इस वाले पॉइंट में होगा, एनी पॉइंट, एट ऑल पॉइंट्स बोला। ओके, इसके बाद इन द प्रेजेंस ऑफ air resistance some energy of the bob is used up in displacing air, and therefore its energy goes on decreasing
and it will stop ultimately. Full stop. The energy of Bob is transferred as the oh kinetic energy में के लिख देता हूँ as the kinetic energy of air molecules. ओके तो जब एयर रेजिस्टेंस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, कुछ एनर्जी जो होता है बॉब का वो यूज्ड अप हो जाता है, वो यूज़ हो जाता है, खर्च हो जाता है। किस लिए? इन डिस्प्लेसिंग एयर, एयर को हटाने के लिए। एयर मतलब एयर के पार्टिकल्स को हटाने के लिए। देखो हवा जो है वो भी पार्टिकल से बने हुए हैं। हाँ मान लीजिए लूजली पैक्ड है, लेकिन बहुत लूजली पैक्ड है, लेकिन फिर भी पार्टिकल्स तो हैं। तो इस पार्टिकल्स को छेद करके मतलब पास थ्रू, इन ऑर्डर टू पास थ्रू दिस पार्टिकल्स, जो बॉब है वो क्या करेगा, वो इसको हटाएगा ना पार्टिकल्स को। मान लीजिए आप भीड़ भाड़ जगह पर हो, भीड़ नहीं थोड़ा लाइट एरिया में हो, यहाँ पर एक इंसान है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ऐसे है। तो अगर आपको गाड़ी लेकर जाना है इस वाले खुले से रोड से, खुला फिर यू कैन से कि लगभग क्राउडेड नहीं है, थोड़ा बहुत क्राउडेड है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, गाड़ी से हॉर्न देना पड़ेगा। ठीक है, हॉर्न देना पड़ेगा आपको। वैसे ही इसमें भी क्या होगा, बॉब जो है मतलब डिस्प्लेस करने के लिए, एयर पार्टिकल्स को हटाने के लिए वो जो है क्या करेगा, थोड़ा एनर्जी जो है यूज़ करना पड़ेगा, उसको थोड़ा शक्ति और ज़्यादा देना पड़ेगा पार्टिकल्स को हटाने के लिए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप एक मेले में गए हो, तो वहाँ पर बहुत भीड़ है, तो अब सामने वाले को थोड़ा सा मतलब धक्का नहीं, यू कैन से कि थोड़ा सा आप अपने कोनी से, एल्बो से इसको हटाने की कोशिश करोगे सामने से। ओके, तब आपका यूज़ होगा, मस्कुलर एनर्जी यूज़ होगा आपका। ठीक है ना, और वही एनर्जी उसमें उस ऑब्जेक्ट पर आप मतलब उस वाले शख्स पर यूज़ होगा। ठीक है ना, वैसे ही बॉब भी क्या करता है, एनर्जी यूज़ करता है एयर पार्टिकल्स को हटाने के लिए। और ऐसे ही इसका जो एनर्जी है बॉब का वो डिक्रीज होता जाता है, कमता जाता है इस वाले पार्टिकल्स को हटाने हटाते हैं। ओके, एंड इट विल स्टॉप अल्टीमेटली, और ये इसीलिए रुक जाता है। एंड एनर्जी ऑफ द बॉब इज ट्रांसफर्ड एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स। अभी देखो किसी को धक्का दिया आपने, ठीक है, धक्का देने के बाद वो क्या करेगा, वो मूव करेगा। अभी मूव कर रहा है मतलब क्या, उसका कुछ वेलोसिटी है, और वेलोसिटी है मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो देखा कैसे एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, यहाँ पर देख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी था। ओके, यहाँ पर कुछ एनर्जी था, जो कुछ एनर्जी, लेकिन ये एनर्जी डिक्रीज होता जा रहा था और यह अल्टीमेटली स्टॉप हो जाता है। और जब एनर्जी होता है बॉब में, मे बी इट इज़ द काइनेटिक एनर्जी और मे बी द पोटेंशियल एनर्जी, ये ट्रांसफ़र हो गया एयर मॉलिक्यूल्स के अंदर एज ए काइनेटिक एनर्जी। तो अभी मॉलिक्यूल्स क्योंकि मूव कर रहे हैं, सपोज ये बॉब है, इसे धक्का दिया उन्होंने, धक्का दिया पार्टिकल्स को, पार्टिकल्स मूव हुए ऐसे करके। तो मूव हुए मतलब क्या, वेलोसिटी कुछ है, तो वेलोसिटी कुछ है मतलब पोटेंशियल सॉरी मैं काइनेटिक एनर्जी भी कुछ है। इसीलिए हमें पता चल गया अभी कि जो एनर्जी होता है वो क्रिएट नहीं हो सकता या फिर इसे डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकती। ओके, तो ये था आज का वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस ए न्यू टॉपिक दैट इज़ पावर, और पावर को डिस्कस करने के बाद ये चैप्टर हो जाता है ख़त्म।